हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ। लास्ट वीडियो में हमने डीएसएसबी के केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर था 2025 का, वो हमने सॉल्व किया था। हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इन एन AB टाइप क्रिस्टल इट वाज फाउंड दैट एन इक्वल नंबर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक वैकेंसीज आर प्रेजेंट, रिजल्टिंग इन एन डिक्रीज इन द डेंसिटी व्हाइल मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। ऑप्शन है आपके वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखिए, बेसिकली AB टाइप ऑफ क्रिस्टल है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं। ये आपके कैटायनिक और एनायनिक वैकेंसीज प्रेजेंट होती है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। आयनिक टाइप ऑफ कंपाउंड है और इसमें क्या है कि कैटायन और एनायन दोनों बोथ आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है आपके क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो रही है। तो ये कौन सा डिफेक्ट होता है, आपने पढ़ा ही होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट है ये। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट है जिसको हम वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अ 15 लीटर कंटेनर होल्ड्स अ मिक्सचर ऑफ 3 आइडियल गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन गैसेस at a total pressure of 5 atmospheric and a temperature of 300 Kelvin. The mixture contains 0.5 mole of H2, 1 mole of helium and 0.5 moles of neon. What is the partial pressure of the helium in the container? हाइड्रोजन के जो मोल्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 0.5 मोल। आपको नियॉन हीलियम के कितने मोल्स दे रखे हैं? 1 मोल। एंड आपको नियॉन के मोल्स कितने दे रखे हैं? 0.5 मोल्स। ठीक है, तो आपको जो आपसे जो पूछा है वो आपसे पूछा पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना होगा। देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, जो पार्शियल ये जो तीनों गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिव है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम जो है वो क्या है आपका, क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इंटू पी टोटल। तो देखो, आपको इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मोल फ्रैक्शन आपको जब भी निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो, जिसका भी निकालना है तो उसके मोल्स अपॉन में जितने भी कंटेंट है उस कंटेनर के अंदर उसके सारे मोल्स का सम नीचे आएगा, टोटल मोल्स नीचे आएंगे। तो मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ नियॉन, तो कितना आएगा निकल कर? मोल्स ऑफ हीलियम आपको 1 दे रखा है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको 0.5 दे रखा है, प्लस मोल्स ऑफ हीलियम आपका 1 है, प्लस 0.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 0.5 0.5 1 1 प्लस 1 2, तो हीलियम के कितने आ जाएंगे मोल्स? 0.5 1/2 इक्वल्स टू 0.5। मोल फ्रैक्शन आ गया आपका 0.5 इंटू पी टोटल 5 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2.5 ATM। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यही है, 2.5 ATM। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन अकॉर्डिंग टू द मून्स रूल? देखिए, आपको पता ही होगा कि नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका क्या है? 28 है। और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल की कितनी होती है? क्योंकि हम इनर मोस्ट में नहीं जाएंगे, इनर मोस्ट पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये आउटर मोस्ट की कितनी होती है? 3D8 4s2। 3D8 4s2। अगर मैं इसको बनाऊंगी डी को 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 4s, यहाँ पर 3D ऑर्बिटल है, यहाँ पर 4s ऑर्बिटल है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है, तो 2 अनपेयर्ड है। 3D8 3D जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आपके 2। आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 0 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। इफ अ रिएक्शन yielded 0.25 moles of water, how many grams of hydrogen gas were used assuming a complete reaction with oxygen? तो देखो, आपको मोल्स दे रखे हैं वाटर के और आपसे पूछा है कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यूज होगा अगर रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट रिएक्शन दे रखी है। तो देखिए, स्टोइकियोमेट्री के ऊपर है ये क्वेश्चन। स्टोइकियोमेट्री जिसको आती होगी वो बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लेगा, इसी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। देखिए, H2 प्लस O2 गिव्स यू वाटर। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो कैसे बैलेंस होगा? अगर मैं इसको हाफ यहाँ लिख दूं, ये बैलेंस हो गया आपकी केमिकल इक्वेशन। वाटर के जो मोल्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 0.25 मोल्स। जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो कितना कंज्यूम हुआ है? तो देखिए, 1 से 1 for 1, अगर 0.25 मोल्स वाटर बन रहा है तो रिएक्ट भी कितना हुआ होगा हाइड्रोजन का? 0.25 मोल्स रिएक्ट हुए होंगे। आपको पता है इसका मोलर मास जो होता है वाटर हाइड्रोजन का वो कितना है? 2 ग्राम है, 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस यूज्ड।
तो कितना होगा ये? देखिए मोल्स इंटू मोलर मास अगर मैं कर दूं तो आपका आ जाएगा 0.25 इंटू 2, तो कितना हो गया 0.50 ग्राम। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है, 0.50 ग्राम। आपके जो हाइड्रोजन गैस यूज होगी वो कितनी होगी? 0.50 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ सेट ऑफ 3p ऑर्बिटल्स इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड हाउ विल दे बी अरेंज्ड टू हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है कि जब तक आपके किसी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में, जब तक आपके हर एक ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक पेयरिंग आपकी शुरू नहीं होगी। तो अगर आपके पास 3p ऑर्बिटल्स हैं, 3p ऑर्बिटल्स मतलब आपके पास 3 ऑर्बिटल्स का सेट है और 3p ऑर्बिटल्स के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो जब तक एक-एक सेट के अंदर एक-एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक आपकी पेयरिंग शुरू नहीं होती। तो यानी कि दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट। आपके ऑप्शंस है बोथ इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द सेम 3p ऑर्बिटल विद द पैरेलल स्पिन्स। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम 3p ऑर्बिटल नहीं होगा विद द पैरेलल स्पिन, ये गलत है। दोनों बोथ इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई 2 डिफरेंट 3p ऑर्बिटल्स विद द पैरेलल स्पिन। देखिए ये करेक्ट है कि 3p ऑर्बिटल्स है, 3 आपके पास ऑर्बिटल्स का सेट है, उसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स के अंदर जब तक वो पैरेलल स्पिन के साथ ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होती। और हमेशा जब भी पेयरिंग भी शुरू होगी तब भी वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन के होंगे, सेम स्पिन के नहीं होंगे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डिफरेंट 3p ऑर्बिटल्स में ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस और विद पैरेलल स्पिन्स। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है? बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई 2 डिफरेंट 3p ऑर्बिटल्स विद द अपोजिट स्पिन। देखिए, जब तक पेयरिंग नहीं होगी तब तक जो आपके होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे वो विद द सेम स्पिन होता है, कभी भी अपोजिट स्पिन नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द सेम 3p ऑर्बिटल्स विद द अपोजिट स्पिन। सेम 3p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा विद द, मैंने आपको बताया ही है, जब तक पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होती, जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ फिल नहीं हो जाते तब तक आपकी पेयरिंग शुरू नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11th है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इन द आयनिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया ही है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर 2 तरीके के डिफेक्ट हमने पढ़े हैं ज्यादातर, एक होता है शॉर्टकी और एक होता है फ्रैंकल। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट के ऊपर है क्वेश्चन। फ्रैंकल डिफेक्ट में से इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है आपको देखना है। पहला तो है द कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द एनाइन इज बिगर देन द साइज ऑफ द कैटाइन, the next is the size of the cation and anion are almost equal, the size of the cation is bigger than the size of the anion। देखिए जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो बेसिकली एक इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट दोनों ही क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें जो कैटाइन होता है वो अपनी पोजीशन छोड़कर वो क्योंकि उसने अपनी पोजीशन छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में गया है, तो इसलिए हम इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। और क्योंकि इसकी खुद की पोजीशन पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ये वैकेंसी डिफेक्ट भी है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर दोनों ही टाइप ऑफ डिफेक्ट शो होते हैं, एक होता है वैकेंसी और एक होता है इंटरस्टिशियल, क्योंकि इसमें जो कैटाइन का साइज है वो छोटा है, क्योंकि अगर छोटा नहीं होगा तो वो उस गैप के अंदर फिट नहीं होगा। तो इसलिए इसमें जो कैटाइन है आपका वो स्मॉलर है और जो एनाइन का साइज है वो बड़ा है। तो जैसे आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटाइन का साइज छोटा है और एनाइन का साइज बड़ा है वो ज्यादा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। जैसे आपका जिंक सल्फाइड हो गया, AgBr हो गया, AgCl हो गया। इसमें जो आपका इसमें जो आपका कैटाइन है वो स्मॉलर है और जो एनाइन का साइज है वो बिगर है। ठीक है, और आपको पता भी होगा जो AgBr होता है वो दोनों ही डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल भी शो करता है, शॉर्टकी भी शो करता है, ये याद रखिएगा। ये जो AgBr है वो दोनों ही डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल भी शो करता है और शॉर्टकी भी शो करता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट है, द साइज ऑफ द एनाइन इज बिगर देन द साइज ऑफ द कैटाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12th, which of the following best describes the relationship between the temperature of the gas and average kinetic energy of its molecule। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है? मूवमेंट की वजह से होती है। मोशन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में तो क्या होगी? क्या वो पोजेस करेंगे? काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, जो मूवमेंट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। रिच काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। देखिए ये बिल्कुल गलत है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट तो मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, तो इसमें क्या है, इनवर्सली तो नहीं है बिल्कुल भी। जो सेकंड ऑप्शन आपका वो क्या है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये भी वही इनवर्स वाली बात है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 आपका, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये सही है आपका, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी गैस मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। According to the kinetic molecular theory of gases, which of the following is incorrect?
देखिए आपसे इनकरेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है फॉर एन आइडियल गैस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें आपको ए और बी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन के जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने बताया भी था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस थी, उसमें आइडियल गैस के लिए हमने क्या माना था कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में कोई भी किसी भी टाइप का अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। जो गैस मॉलिक्यूल्स आपके वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं एक्सर्ट कर रहे। तो ये हमने आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था। और जो वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नेग्लिजिबल। ये दो जो चीजें थी जो इसको आगे चलकर करेक्ट भी किया था रियल गैसेस के लिए। जो इसके ऑप्शंस है वो क्या है, द गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। ये आपका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या बोला था, जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे पे कोई भी किसी भी टाइप का फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके बीच में नहीं होता। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका कोलिशन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तो देखिए ये ट्रू है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये हमने पढ़ा था। गैस मॉलिक्यूल्स हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर्ड टू द कंटेनर ऑफ कंटेनर्स वॉल्यूम, ये भी करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर 3। एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये भी करेक्ट है आपका। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर अ गिवन रियल गैसेस द वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट्स आर गिवन। देखिए आपको इसमें वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट जो है आपके ए दे रखा है, बी दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम आपको 4 लीटर दे रखा है, और आपसे पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पूछी है, वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो देखिए वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या है आपको करके देखते हैं। देखिए जो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मोल्स आपको गिवन नहीं है तो हम इसको कंसिडर करेंगे फॉर 1 मोल। तो आपको जो n की वैल्यू दे रखी है वो एक तरीके से n इक्वल्स टू 1 आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a रखा है 5.6 अपॉन में वॉल्यूम आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, v एंड देखो n को मैंने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर 1, तो मैं n नहीं डाल रही हूँ कहीं पे भी। v आपको 4 दे रखा है माइनस 0.07 इक्वल्स टू n। 1 है आपका, 1 को छोड़ दीजिए। जो आपका r है, देखिए आपको वैल्यूज दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपको वैल्यूज दे रखी है ए की, उसकी जो यूनिट है वो लीटर में है। तो इसका मतलब क्या है, और जो 8 लीटर है और एटीएम यूज कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी जो r की वैल्यू है वो आपको लीटर एटमॉस्फेरिक में लेनी है। तो ये क्या होगी 0.0821, और जो आपका टेम्परेचर है वो कितना है इंटू 250। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपका जो पार्शियल प्रेशर, देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.35 3.93। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20.525। ठीक है। प्रेशर प्लस 0.35 20.525 डिवाइडेड बाय 3.93। तो आपका P इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 5.22 अप्रॉक्स। प्लस का है तो ये 0.35, तो जो आपका प्रेशर निकल कर आएगा वो आएगा 4.87 एटीएम। ठीक है। तो आपका जो पार्शियल प्रेशर निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है 4.87। जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 है 4.87 एटीएम, ये आपका करेक्ट है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज लेटर फाउंड टू बी इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा पोस्टुलेट डाल्टन का ऐसा है जो आगे चलकर इनकरेक्ट हो गया। देखिए डाल्टन्स जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका जो सबसे मेन जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकली थी वही निकली थी, जो एटम होता है आपका वो इनडिविजिबल होता है, यानी कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो यानी कि ये उसकी सबसे बड़ी स्टेटमेंट थी जो इनकरेक्ट निकली थी। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि आप एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, ना आप उसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। देखिए क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसलिए जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है वो आपका इनकरेक्ट है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही जाएगा। देखिए अभी हमने 15 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया है। 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया, तो आप सभी को आइडिया तो लग ही गया होगा कि डीएसएसएसबी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे गए थे। आपको अपनी प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है, किस तरीके से करनी है, ताकि आप, क्योंकि देखिए आपके पास समय है नहीं। नया सर्कुलर जारी हुआ है, उसमें जो आपके एग्जाम है केमिस्ट्री पीजीटी का वो 17 अप्रैल को है। तो आपके पास समय बहुत कम है, जितना भी समय है आप उसमें फ्रूटफुल स्टडी कीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो। ये नहीं कि आप यहाँ वहां से करेंगे तो फिर आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, आपकी स्टडीज के लिए यूजफुल रहे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।